हमारा जो टॉपिक है वो है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार क्या यह है संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या कानूनी, जिसे हम वैधानिक अधिकार कहते हैं, वैधानिक अधिकार है। ये जो है 2017 में यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा जब हमारे यहाँ जो 2020 से 24 तक जो सिलेबस रहा उसमें भी जो है बार बार आयोग में ये क्वेश्चन आते रहा है और एमपीपीएससी प्री में इसका ट्रेंड रहा है। इसके साथ में मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसमें ही विचार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हम विभिन्न अधिकारों की बात कर लेते हैं। भारत में प्राप्त विभिन्न प्रकार के अधिकार कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य यह है कि ये अधिकार जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे हमें कोई छीन नहीं सकता है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि एक जीव के रूप में पैदा होने के चलते जो है प्रकृति में जो है एक जीव के रूप में आप पैदा हो, है ना, तो प्राकृतिक सदस्य होने के नाते ही आपको क्या मिल गया है, एक अधिकार मिलता है, उसे प्राकृतिक अधिकार करते हैं। अब प्राकृतिक अधिकार जो है भारतीय अदालतों उन्हें सीधे लागू नहीं करती, बल्कि कैसे करती हैं उनको, कि इन्हें मौलिक अधिकारों में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उनके माध्यम से जो है इनको लागू किया जाता है। जैसे मेनका गांधी केस जो 1978 था, पासपोर्ट केस, उसमें जो है कानून की आत्मा की बात की गई, जहाँ पर कानून को शब्द सा न देखकर जो है अन्य उनके पक्षों पर विचार करने के संबंध में बात हुई। दूसरा अधिकार जो हमारे समक्ष निकल के आता है वो होता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जब हमारे यहाँ संविधान बना, ठीक है, तो उसके साथ ही इनको जो है वहाँ पर लिपिबद्ध किया गया। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है इनको अनुबंधित मतलब इनको जो है समायोजित किया गया है। इसमें जो आता है आपका समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इसमें शामिल है, मतलब 12 से 35 में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये अधिकार जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं, सरकार इनके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है। हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, नहीं अधिकतम नहीं है, इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे जो है हम जो है अगर हमारे मौलिक अधिकारों को हमको लगता है कि उल्लंघन हो रहा है, तब हम किसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 32 जो की व्यवस्था की गई है ना। और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षालन। इसके माध्यम से जो है आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व जो है सुप्रीम कोर्ट पर सौंपा गया है। दूसरा हम देखते हैं कि इसके अलावा जो है राज्य में हाई कोर्ट होते हैं, वो भी अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपके अधिकारों के लिए आप वहाँ भी शुरुआत में जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों की अगर हम बात करें, संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 के बाहर समायोजित किए गए, मसलन संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 का के तहत जो या ए के तहत जो है समायोजित कर एक संवैधानिक अधिकार, है ना, या वैधानिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। इसके साथ ही मुक्त व्यापार की जो बात की गई है, उसके संबंध में जो कानून बनाए जाते हैं, बिना कानूनी प्राधिकार के कर न लगाना, ठीक है, तो ये आता है आपके संवैधानिक अधिकारों के तहत। अधिकार जो है ये अधिकार केंद्र या राज्य सरकार कानून के जरूरी लागू करती है, ये सीधे लागू नहीं होते, बल्कि क्या करेंगे, जो संसद है या जो विधानमंडल वो कानून बनाकर अपने यहाँ इसको लागू करेगा। और अगर इनका जो है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के लिए हम दोनों जगह जा सकते थे, लेकिन अगर हम जो है बात करते हैं किसकी, कि जो अगर आपके संवैधानिक अधिकार वायलेट होते हैं तब आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर कहाँ, हाई कोर्ट ही जाएंगे। और या फिर जो है राज्य सरकारें जो है अपने यहाँ के संबंधित कानून के तहत या संसद जो है कानून के तहत उनको लागू करा सकती है। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ देखते हैं कि अधिकार क्षेत्र के मामले में जब सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात आ रही है, ठीक है, तब तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बढ़ा है, क्योंकि वो पूरे देश के में कहीं कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित होता है वो अपने अधिकारों के लिए वहाँ जा सकता है ना। और इस मामले में जो हाईकोर्ट की अधिकारता है वो कहाँ तक, राज्य तक सीमित है। लेकिन अगर रिट जारी करने की अगर बात आती है, तब उस क्षेत्र में हाईकोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक हो जाता है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र पर भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। फिर हम करते हैं वैधानिक अधिकार की बात, यानी कानूनी अधिकार की बात करें, स्टेटरी या लीगल राइट्स की बात करें। इसमें जो है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ये सामान्य कानून होते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, जैसे मनरेगा के तहत जो है कार्य का अधिकार दिया गया 2005 में, 2009 जो है इसमें 2009 में जो है मनरेगा, है ना, इसके तहत अभी जो है बीबी रामजी बिल जो आया है उसके माध्यम से भी जो है इस अधिकार को सुनिश्चित किया गया। पहले 100 दिन का अधिकार दिया गया था, वर्तमान सरकार ने इसको 125 दिन का कर दिया है। पहले जो था क्या था
मांग आधारित, यानी मजदूर जो है यानी जो व्यक्ति है वो जाके काम की मांग कर सकता था, परंतु अब क्या हो गया, या वो संरचना आधारित यानी योजना आधारित बना दिया गया है। यानी सरकार जो है जब जो है उसके लिए योजना चलाएगी अपने अवसंरचना विकास के लिए, तो आपके मांग जो है, आपके अधिकार जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम आया 2006 में, ठीक है। इसमें जो वन में रहने वाले निवासी उनका अधिकार जो सुनिश्चित किया, तो ये अधिकार कैसे, वैधानिक अधिकार इस तरीके से। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया, ठीक है। तो इस रूप में संबंधित कानून के तहत लागू किया जाता है, तो वो अधिकार क्या होते हैं, वैधानिक अधिकार होते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 326 संविधान में कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहला जो वर्णन है अनुच्छेद 326 में आपको वोट के अधिकार का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक होना जरूरी है, जो संविधान या कानून के तहत अयोग्य नहीं हो, या ना तो उसको संविधान की कोई जो उपबंध है वो अयोग्य ठहरा हो, या कानून के तहत भी कोई अयोग्यता द्वारा उसको निर्धारित ना किया गया हो, मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का हकदार है, ठीक है। उनमें से किसी भी तरह का जो है भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव, ना तो आपको धर्म के आधार पर वंचित किया जाएगा, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर वंचित किया जाएगा, यदि आप जो है ऊपर की मानदंडों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या ये शुरुआत में 18 वर्ष का ही निर्धारित था? तो नहीं, संविधान में जो है 21 वर्ष की आयु निर्धारित उस समय सार्वभौम मताधिकार के लिए की गई थी, परंतु वर्ष 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया। उसमें किसकी सरकार थी? राजीव गांधी सरकार की। तो हम ये पॉलिटिकल बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चन आता कि हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे पहले किसको निर्वाचित किया गया, तो वो राजीव गांधी जी थे, ठीक है। इसके साथ में हमारे कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक क्रांति या संचार क्रांति के रूप में हम देखते हैं कि भाई शुरुआत किस प्रांत जो है प्रधानमंत्री के समय जो है सर्वाधिक हुई है, तो वो राजीव गांधी जी के समय में हुई है। और उसके बाद में जैसे हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं अभी, है ना, तो अभी किसके रूप में, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो हम देखते हैं कि माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके समय में इस चीज को प्रारंभ किया गया। संबंधित कानून क्या है इस संबंध में? तो सबसे पहला आता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, यानी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1950, और उसके साथ में दूसरा आता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब दोनों में क्या क्या अलग इनमें डिफरेंस क्या है? तो पहला जो है वो ये बताता है कि कौन मतदाता हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इसकी दो धाराएं हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में धारा 16 ये कहती है कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमारे यहाँ कौन रहे नहीं, शेख हसीना जी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अब क्या वो यहाँ की नागरिक है? नहीं है। तो क्या वो मतदाता सूची में मतदान कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 19 ये कहता है, इसकी जो धारा 19 है जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा, कि मतदाता की जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही वह निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। मतलब अभी मैं कहाँ पर हूँ? इंदौर में हूँ, लेकिन मैं निवासी कहाँ का? टीकमगढ़ का हूँ। तो क्या मैं इस में जो इंदौर विधानसभा जो क्षेत्र है, क्या इसका मैं जो है मतदाता हो सकता हूँ? तो नहीं हो सकता मैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 जो है लगाता है मतदाता बनने के लिए। फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का महत्व क्या है? तो इसकी धारा 62 जो है इस संबंध में कहती है कि मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा, बशर्त है कि वह अयोग्य ना हो या जेल ना हो उसको, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल है वो मतदान का अधिकारी होगी। यानी मतदान का जो अधिकार वास्तविकता में प्रदान करता है वो कौन करता है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 प्रदान करता है। अब इसमें अयोग्यता के आधार क्या है? तो गैर नागरिकता, मानसिक अस्थिरता, आपराधिक सजा के कारण मतदान से वंचित किया जा सकता है, ऐसा जो है निर्धारित किया गया है। फिर हम आते हैं कि भाई इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो है समय समय पर कुछ निर्णय दिए हैं, ठीक है। उसके माध्यम से तय हो, कभी जो है वो संवैधानिक अधिकार बना, तो कभी वो जो है वैधानिक अधिकार। तो हम इसको देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। तो सबसे पहला जो मामला आता है जब प्रथम चुनाव होता है 1952 में, एनपी पुन्नुस्वामी केस में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक या सामान्य कानूनी अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार है? वैधानिक स्टेचुटरी राइट है। फिर वर्ष 1982 में आता है ज्योति बसु केस। न्यायालय ने दोहराया कि मतदान का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है, इस पर कानूनी सीमाएं लागू होती हैं। ये जो तो पहला केस था एनपी पुन्नास्वामी केस, उसमें भी वैधानिक अधिकार माना। फिर बस 1982 में जो केस आया 30 साल बाद, वो भी ज्योति बसु केस में, उसमें भी क्या माना कि ये वैधानिक अधिकार। लेकिन इसके बाद में आ जाता है वर्ष 2003 का केस, पीयूसीएल केस। इसमें जस्टिस पीबी रेड्डी के द्वारा मतदान का जो अधिकार है उसे मौलिक ना हो किंतु संवैधानिक अधिकार अवश्य माना गया। उसने कहा भले ही ये मौलिक नहीं है परंतु ये संवैधानिक अधिकार है। ये पीयूसीएल केस 2003 में कहा गया।
फिर आते हैं कुलदीप नैयर केस 2006 में। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फिर कहा कि मतदान का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है। तो उस पीयूसीएल केस में क्या संवैधानिक अधिकार माना, लेकिन कुलदीप नायर जो केस 2003 साल बाद में आया उसमें जो है उन्होंने वापस उसको क्या मान लिया, वैधानिक अधिकार बता दिया। लेकिन इसके बाद में आता है राज बालन केस। राज बालन केस कब आता है, 2015 में आता है। पीयूसीएल केस के आधार पर न्यायालय ने इसे संवैधानिक अधिकार माना, मतलब पीयूसीएल केस जो 2003 था उसी का हवाले देते हुए 2015 में राजबाला केस में क्या मान लिया, इसको जो है संवैधानिक अधिकार मान लिया। और यहीं से फिर वर्ष 2017 में क्वेश्चन आया यूपीएससी में प्रीलिम्स में, उसमें भी जो है इसको संवैधानिक अधिकार माना गया। लेकिन वर्ष 2023 में जो है एक केस और आया, अनूप वरणवाल केस। इसमें बहुमत ने कुलदीप जो नायर केस था उसका समर्थन किया और कहा कि मतदान का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये तो बहुमत का जो है निर्णय था। लेकिन एक जज थे इसमें, जस्टिस अजय रस्तोगी, इन्होंने असहमति व्यक्त की और कहा कि मतदान का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है और संविधान की मूल संरचना फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति में हम ये बात कर लेते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की जो नवीनतम फैसलों के अनुसार हम माने देखते हैं तो इसका अधिकार जो है कैसा है, वैधानिक अधिकार है। लेकिन भविष्य में संभावना है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जस्टिस जो थे जिन्होंने असहमति व्यक्त की थी, ठीक है, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक अभी हाल ही में मामला नया केस आया है ना। तो उसमें जो है सरकार ने अपना पक्ष रखा कि भाई मतदान का अधिकार और मतदान में जो चुनाव का अधिकार है ना, दोनों में अंतर है ना। कि मतलब मतदान जो है, मतदान का अधिकार एक अलग चीज़ है, ठीक है, और मतदान जो निर्वाचन व्यक्ति जब निर्वाचन करता है, ठीक है, चुनाव का जो अधिकार है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53(2) के आधार पर जो है केस किया गया था। इसमें यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, इसमें क्या बताया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को संख्या सीटों की संख्या के बराबर हो, यानी मान के चलिए ये इंदौर विधानसभा सीट है, ठीक है, इसमें क्या है जो प्रतिनिधि खड़े हैं ये एक ही विधानसभा सीट है और इसमें प्रतिनिधि भी एक ही अगर खड़ा हो, इसका मतलब है कि जितने लोगों की आवश्यकता है चुनने के लिए और जितनी सीट है दोनों एक ही है, दोनों बराबर है, तब मतदान नहीं कराया जाएगा। मतलब एक से अधिक लोग नहीं खड़े हैं, है ना। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, निर्वाचित जो भी एक व्यक्ति खड़ा उसको निर्वाचित घोषित कर देगा बिना मतदान के। और इसके लिए जो है 2 फार्मों का यूज होता है। यदि सामान्य चुनाव होते हैं तो फॉर्म 21 का जो है रिटर्निंग ऑफिसर उपयोग करता है, और यदि यानी जैसे कि अभी असम में चुनाव हो रहा है, केरल में चुनाव हो रहा है, तब जो फॉर्म का चुनाव मतलब फॉर्म का यूज किया जाएगा वो फॉर्म नंबर 21 है। और यदि जो है बीच में ही जो है किसी कारणवश से मृत्यु के कारण, अयोग्यता के कारण अगर जो है वो सीट खाली हो जाती है, तब जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। और उस उपचुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जिसको विजेता घोषित किया है उसके लिए जो इस फॉर्म का यूज किया जाएगा वो फॉर्म 21B होगा। ठीक है, तो ये जो है हमने क्या समझा यहाँ से कि भाई मतदान का अधिकार जो है वो अलग है, और मतदान जो निर्वाचन है यानी व्यक्ति को जो वो मौलिक 91(a) के तहत ही दिया जाता है। लेकिन वो तब जब आपको मतदान के लिए जो है आमंत्रित किया जा रहा है तब वो अधिकार मिलता है। लेकिन वैसे जो अधिकार है मतदान का अधिकार वो क्या है, वैधानिक अधिकार है। और 2023 के जो केस में उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।